प्यारे बच्चों, इतिहास की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरबों का भारत आक्रमण। अरबों का भारत आक्रमण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण था। अब यह आक्रमण क्यों हुआ, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, हम ये जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। जब अरबों ने आक्रमण किया तब भारत की स्थिति क्या क्या थी, और अरबों ने आक्रमण किया तो वो उनकी सफलता के कारण क्या थे, क्यों वो भारत में बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देखें कि उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करते हैं बेटे, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। शक्तिशाली जो सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था भारत में, वो था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जो संपूर्ण भारत को एक छत्र के नीचे, यानी कि एक शासक के नीचे लाने में कामयाब हुआ था। उसके बाद ऐसा कोई शासक नहीं था जो कि क्या करे, संपूर्ण भारत को एक छत्र के नीचे ला पाए। हर्षवर्धन ने ये कोशिश की कि वो एक छत्र के नीचे भारत को ला पाए, लेकिन उनके समय में भी क्या हुआ कि वो केवल उत्तर भारत को ही एक छत्र के नीचे ला पाए। केवल उत्तर भारत पर उनका अधिकार था, लेकिन तब भी जितने भी भाग पर उनका अधिकार था, जितना भी बड़ा उनका साम्राज्य था, वो इतना मजबूत साम्राज्य था कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी उनके सामने टिक नहीं पाता। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। अब छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, इसका मतलब ये नहीं था कि हम ये कह रहे हैं कि भाई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे राज्य दुर्बल थे, कि सारे राज्य दुर्बल नहीं थे। इनमें से तो कई राज्य इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि किसी भी विदेशी आक्रमण का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते थे। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि अरबों ने आक्रमण किया और अरब सफल हो गए भारत में? इसलिए क्योंकि ये जो राज्य थे, ये सब आपस में क्या करते रहते थे, ये सब आपस में लड़ते रहते थे, है ना। इनका मामला क्या था कि ये आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। इनका जो यश और ये कीर्ति, ये सारी चीज़ें थी, ये क्या थी, ये आपस में लड़के ही हासिल करते रहते थे कि भाई आज इस पर लड़ाई कर ली, उस पर चढ़ाई कर दी, तो भाई उससे जीत गए तो ये कह दिया कि भाई हम जो है, हमें बहुत यश और कीर्ति मिल गई। इनकी स्थिति कमोबेश एक कुएं के मेढक की तरह थी कि जो क्या करते थे, जो कुएं के मेढक आपस में ही जो है कुएं को ही संसार समझते थे। तो ये क्या थे कि ये विदेशी आक्रमण के प्रति जो हैं बिल्कुल भी क्या नहीं थे। पहले तो ये विदेशी परिस्थितियाँ थी, है ना, कि भाई पूरे विश्व में क्या हो रहा है उस हिसाब से भी जो है हम आपने कभी देखा होगा कि हम विदेशी नीति बनाते हैं, वैदेशिक नीति बनाते हैं ना अपने लिए, तो इनको विदेशी परिस्थितियों का कोई भी ज्ञान नहीं था। दूसरा, ये विदेशी आक्रमणों के प्रति भी उदासीन थे, है ना। ये कभी ये नहीं सोचते थे कि भाई हम यहाँ पर विदेशी आक्रमण अगर हो रहा है मेरे पड़ोसी राज्य में, तो भाई मुझे भी कोई हानि पहुँचा सकता है। तो ये विदेशी आक्रमणों के प्रति भी क्या थे, उदासीन थे। चूँकि ये विदेशी आक्रमणों के प्रति भी उदासीन थे, इसलिए जो है क्या था कि भाई भारत की राजनीतिक दुर्बलता का जो कारण था, भारत की राजनीतिक दुर्बलता का कारण यही था कि ये लोग क्या हैं, न तो ये विदेशी, ये या भारत के राज्य ने तो विदेशी आक्रमणों के प्रति सजग हैं और न ही विदेशी राजनीति के प्रति। ठीक है, अब उस वक्त भारत में कौन कौन से राज्य थे, हम अब ये पता लगाते हैं। तो उस वक्त अफगानिस्तान में 2 राज्य थे, ठीक है, काबुल और जाबुल। मुसलमान इन्हें काबुल और जाबुल नाम से पुकारते थे। ये उस वक्त भारत का हिस्सा बने थे बेटे, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर से जीता था।
सेल्यूकस निकेटर से जीता था। आपको याद होगा कि इन्होंने राज्य जीता था। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी एक बेटी हेलेना की शादी भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। तो उस वक्त उन्होंने जीता था। और अब जो है यहाँ पर जो है 9वीं शताब्दी तक हिंदुओं का शासन रहा। इसके अलावा जो है कश्मीर में जो है वो चंद्रपीढ़, ठीक है, कश्मीर का शासक उस वक्त कौन था? चंद्रपीढ़। और कश्मीर में उस वक्त कारकोट वंश का शासन था। कारकोट वंश का शासन था और उसका जो राजा था, उसका जो शासक था वो था चंद्रपीढ़। इसके अलावा जो है कन्नौज में जो है वो प्रतिहार वंश का शासन था। ठीक, प्रतिहार वंश का शासन था। प्रतिहार वंश का जो शासक था वो उस वक्त वहाँ पर यशोवर्मन शासन कर रहा था। इसी तरह बंगाल में जो है वो पाल वंश का शासन था। और इसी तरह अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में वाकाटक है ना, और पल्लव, पांड्य, चोल और चेर वंश का शासक था। ठीक है, यहाँ पे इन सब वाकाटक, पल्लव, पांड्य, चोल और चेर वंश वहाँ पर शासन करते थे। सिंध, जहाँ पर अब बात करते हैं सिंध, जहाँ पर कि अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया। सिंध की अगर हम बात करते हैं, सिंध वहाँ उस वक्त जो है एक विस्तृत राज्य था। ठीक है, एक विस्तृत राज्य था और उसकी सीमाएं जो हैं क्या कहाँ कहाँ लगती थी? उसकी सीमाएं उत्तर में कश्मीर राज्य से लगती थी। ठीक, उत्तर में कश्मीर से लगती थी। पूर्व में अगर हम देखेंगे तो पूर्व में कन्नौज से उसकी सीमाएं लगती थी। और दक्षिण में जो है सिंध की सीमाएं जो हैं वो समुद्र था। दक्षिण में सीमाएं उसकी समुद्र थी। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी जो सीमा थी वो मकरान से उसकी पश्चिमी सीमा लगती थी। ठीक है, पश्चिमी सीमा पर वो छूता था किसको? मकरान। ठीक, तो पश्चिम में मकरान उसकी अंतर्गत था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सिंधु उस वक्त एक बहुत विस्तृत राज्य था। वहाँ पर जो उस वक्त शासन कर रहा था वो राजा दाहिर शासन कर रहा था। राजा दाहिर जो है ब्राह्मण था। राजा दाहिर को जो राज्य मिला था वो मिला था उसके पिता चच ने जो है, राजा दाहिर को राज्य उसके चाचा से मिला था, लेकिन मिला कैसे था अब हम ये देखेंगे। उसका जो पिता था, राजा दाहिर का पिता था, वो था चच। ठीक है, तो चच ने जो है थोड़े समय पहले ही अपने राजा को मारा और उसके बाद चच ने जो है वो क्या कर लिया, उसने राज्य हड़प लिया और चच जो है वो स्वयं राजा बन बैठा। उसके बाद क्या हुआ कि भाई चच के बाद जो राजा बना वो बना चच का भाई, चच के बाद जो राजा बना वो बना चच का भाई चंद्र। अब जब चच का भाई चंद्र राजा बना तो दाहिर को, राजा तो दाहिर को बनना था, तो दाहिर को चच का जो पुत्र था दुराज, है ना, दाहिर को राजा बनने के लिए दुराज से युद्ध करना पड़ा। और जाहिर सी बात है कि जो है दाहिर जीत गया और वो जो है क्या बन गया, दाहिर जीता
और जो है वो सिंध का शासक बन गया। तो बेसिकली जो दाहिर का, अब यहाँ पर क्या बात है कि जो दाहिर का शासन था वो वहाँ पर, चूँकि वो ब्राह्मण है तो निम्न वर्ग के लिए, और मुख्यतः जो है वहाँ की जाट जो एक लड़ाकू जाति थी उनके लिए बहुत उदार नहीं था, अनुदार उसे हम कहते हैं कि भाई अनुदार शासन था, है ना, अनुदार शासन था, बहुत उदार नहीं था। तो इस कारण वहाँ पर क्या था कि इस कारण वहाँ पर लोगों में जो है दाहिर के शासन के प्रति जो है आंतरिक आंतरिक हम ये कहेंगे कि विरोध था। तो यहाँ पे चूंकि आंतरिक विरोध था इसलिए आंतरिक संघर्ष था, इसके खुद के राज्य में जो है आंतरिक संघर्ष बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा जो है क्या था, असंतोष था, चूंकि अनुदार शासन है ना, तो क्या था, और इसलिए जो है चूंकि आंतरिक संघर्ष था, आंतरिक असंतोष था, इसलिए उस वक्त सिंध का राज्य जो है क्या था, दुर्बल राज्यों की श्रेणी में गिना जा सकता है। ठीक है, अभी क्या है कि भारत बेटे सिंध के अतिरिक्त, चूंकि सिंध में जो है हम ये देख रहे हैं कि आपसी अंतर कलह है, सिंध के अतिरिक्त उस वक्त भारत आपसी राजनीतिक कलह है ना, आपसी राजनीतिक कलह है, पारस्परिक संघर्ष भी है, लेकिन सिंध के अतिरिक्त उस समय भारत में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर भारत क्या हो, दुर्बल हो। केवल सिंध ही जो है ऐसा था जो कि उस वक्त दुर्बल था। इसके अलावा भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जो कि साधारण विदेशी धक्के से, आक्रमणकारी से क्या हो सकता था, उसको समाप्त करें, ऐसा कोई भी राज्य भारत में नहीं था। केवल सिंध ही अपनी आंतरिक कलह के कारण बहुत ज़्यादा दुर्बल था। अब अगर हम देखें कि भाई उस वक्त भारत की सामाजिक अगर हम उस वक्त भारत की सामाजिक क्या कहेंगे इसे, राजनीतिक सामाजिक स्थिति, ठीक है, हम भारत की सामाजिक स्थिति की अगर बात करें, तो सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उस वक्त भारत जो है बहुत सारी जातियों में बटा हुआ था। ठीक है, बहुत सारी जातियों में बटा हुआ था, और जिनमें जो है ना आपस में खान पान था, है ना उनमें आपस में खान पान था, और न ही जो है उनमें किसी तरह का वैवाहिक संबंध भी नहीं था। ठीक है, लेकिन तब भी जाति व्यवस्था इतनी जटिल नहीं थी, और जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा जटिल नहीं थी। अभी भी क्या होता था कि भाई जाति परिवर्तन, है ना, एक दूसरे जाति परिवर्तन हो सकता था, और दूसरा जो है विदेशियों को हिंदू समाज में स्थान अभी दिया जा सकता था। ठीक, विदेशियों को हिंदू समाज में अभी जो है स्थान मिलना आसान होता था। ठीक है, अब अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करें, विमेंस की दशा की बात करते हैं, तो स्त्रियों की दशा जो है क्या है, स्त्रियों का समाज में जो है सम्मान था। ठीक, स्त्रियों का समाज में सम्मान था, वो शिक्षा प्राप्त करती थी, ठीक, उनको शिक्षा मिलती थी, लेकिन है ना, और बेसिकली क्या था कि पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा स्त्रियां जो हैं शासकीय कार्यों में भाग लेती थी और सामाजिक कामों में भाग लेती थी, है ना, शासकीय और सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी, लेकिन तब भी जो है उनकी स्थिति पुरुषों के समान नहीं थी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये सारी चीज़ें थी तो उनकी स्थिति जो है स्त्री और पुरुषों की इक्वालिटी थी, ऐसा नहीं है। पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते थे, और बेटे जहाँ भी, मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया है हमेशा कि जहाँ भी पॉलीगेमी होगी, यानी एक से अधिक विवाह होंगे, पुरुष एक से अधिक विवाह करेंगे तो वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। ठीक है, शासक वर्ग में जो है वो सती प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा प्रचलित हो रही थी, लेकिन इसका अभी केवल कहाँ पर बोलबाला था, शासक वर्ग में। अभी साधारण जनता में सती प्रथा लोकप्रिय नहीं थी, शासक वर्ग में ये लोकप्रिय हो रही थी, यानी कि राजाओं के साथ रानियां सती हो रही थी। ठीक है,
अगर हम व्यक्तियों के आचार विचार अच्छे थे और सात्विक जीवन पर बल दिया जाता था। ठीक है, सात्विक जीवन पर क्या किया जाता था? सात्विक जीवन पर बल दिया जाता था। लोग बेसिकली जो हैं मांस, शराब और लहसुन, ये सारी चीज़ों से समाज जो है मुक्त था। अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो नालंदा, काशी, है ना, बल्लभी, इसके अतिरिक्त भी दक्षिण में जो है, दक्षिण में अनेक स्थानों पर शिक्षा के केंद्र थे। ये सारे के सारे वहाँ पर क्या थे? और भी बहुत सारी जगहों पर शिक्षा के केंद्र स्थापित थे। ठीक है, देश में जो है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। ठीक है, यानी कि क्या था कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म प्रचलित थे। अब बात करते हैं भारत की आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की बात अगर हम करते हैं बेटे, तो आर्थिक स्थिति की दृष्टि से भारत क्या है? संपन्न है। ठीक है, देखो, अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत गहरी खाई है। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हैं और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हैं। बहुत इनकी स्थिति में अंतर है, लेकिन फिर भी क्या है, जो जनसाधारण है वो खुशहाल है। ठीक है, जनसाधारण खुशहाल है। मैंने आपको बताया कि भाई क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया कि भाई हमारा जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी है, तो चाहे अमीर और गरीब की बीच की खाई कितनी भी हो, लोगों को भोजन उपलब्ध है, तो कम से कम जो है हम ये कह सकते हैं कि वो खुशहाल स्थिति में है। तो कृषि, व्यापार उद्योग की दृष्टि से भारत जो है वो क्या है? संपन्न है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस तरह से हमने तीनों तरह से भारत को देख लिया। हमने तीनों तरीके से देख लिया भारत को कि भाई हमने देखा कि भारत की राजनीतिक स्थिति को हमने देख लिया अरबों के आक्रमण के समय, है ना। इसके अलावा हमने सामाजिक स्थिति को देख लिया और इसके अलावा हमने क्या देख लिया? आर्थिक स्थिति को देख लिया। ठीक है, तो इस तरह तीनों तरीके से भारत क्या है, हम देख रहे हैं कि भारत की स्थिति मजबूत है। सिंध जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, है ना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि न राजनीतिक दृष्टि से अरबों के आक्रमण के समय, न सामाजिक दृष्टि से और न आर्थिक दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से भारत कमज़ोर नहीं है। लेकिन फिर भी क्या दिक्कत है कि भाई इसकी अब कमियां क्या हैं? उस वक्त की कमियां ये हैं कि क्या है कि राज्यों की क्या है, राज्यों में पारस्परिक शत्रुता है ना। ये लोग क्या करते हैं? आपस में लड़ते रहते हैं, पारस्परिक शत्रुता है, और ना ये अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं देते। ये नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने के लिए अपग्रेड नहीं करते अपनी सेना को, है ना। और बेसिकली क्या है कि हम ये देखते हैं कि जनसाधारण में क्या है? देशभक्ति का अभाव है। यहाँ पर देशभक्ति जैसी कोई भावना नहीं है कि पूरा ठीक है, उनको लगता है कि भाई कोई भी राजा हो जाए, हमें ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये ऐसी दुर्बलताएं हैं जो कि उस समय प्रकट होने लगी हैं। ठीक है, ये ऐसी धीरे धीरे, और हम ये देखते हैं कि इसका खामियाजा सिर्फ अरब आक्रमण के समय नहीं, बल्कि भारत ने आगे भी बहुत बुरी तरीके से भुगता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं ये जो वीडियो है ये आपकी मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी बच्चों कि क्लासरूम टीचिंग का कोई भी विकल्प नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप लोग क्लास में आइए और क्लास में पढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सवालों का स्वागत है। आप मुझसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।